हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सारे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर भूगोल का, और ये है इसकी सेकंड वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैल एवं खनिज। इसके बारे में जानेंगे सैल और खनिज होते क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की प्रपट्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। अब देखो, जो पृथ्वी की जो प्रपट्टी है वो कई प्रकार के सैलों से बनी हुई है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रपट्टी किसे कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे देखो हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है, सैल किसे कहते हैं। देखो, पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सैल कहते हैं। सैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सैल। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकते हैं। अब जो सैल है उनका रंग अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है और गठन भी अलग हो सकता है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है। अब सैल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला है आग्नेय सैल, इसे इग्नियस कहते हैं। दूसरा है अवसादी सैल, इसे कहते हैं सेडिमेंट्री। और तीसरा है कायांतरित सैल, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक सैल। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर कितने प्रकार के सैल हैं? 3। एक है आग्नेय सैल, दूसरा है अवसादी सैल और तीसरा कायांतरित सैल। तो बच्चों, मैं आपसे कभी पूछ सकता हूँ कि सैल कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। अब आगे, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। अब देखो, आग्नेय सेल किसे कहते हैं? अब अगर देखो, ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी में से जो मैग्मा निकलता है और जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी से एक द्रवित मैग्मा निकलता है और ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं हम? आग्नेय सेल। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और देखो, आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्वेदी सेल, एक बाह्यवेदी सेल। अब देखो, आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर्वेदी सेल और दूसरा है बाह्यवेदी सेल। तो आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2, अंतर्वेदी सेल और बाह्यवेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से कितने निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल के सतह पर आता है। अब देखो, ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा होता है यही निकल कर पृथ्वी की सतह पर आता है। अब देखो, पृथ्वी के अंदर जो ये मैग्मा बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है। ये पानी जो होता है ना, पानी उसके फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रवित फॉर्म में। और जब ये निकलता है परपट्टी पे, तो ये फिर क्या हो जाता है? ये ठंडा होकर ठोस हो जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बाह्यवेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अब देखो, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं बाह्यवेदी आग्नेय सेल। बाह्यवेदी आग्नेय सेल किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी से द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार के सेल को हम बाह्यवेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। अब इनकी जो संरचना होती है वो महीन दानों वाली होती है। वे कैसे दाने होंगे? ऐसे दाने होंगे, ऐसे 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 दाने होंगे, ठीक है। ऐसे इनकी क्या होती है? संरचना, बनावट। उदाहरण के लिए बेसोल्ट। अब देखो, उदाहरण के लिए क्या है इसका? एक बेसोल्ट। अब देखो आगे देखते हैं। दक्कन पठार बेसोल्ट सैलों से ही बना है। अब जो दक्कन पठार है वो किसका बना? बेसल्ट सैलों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसल्ट सैलों से। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। देखो, द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार के सेल को कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल। अंतर्वेदी आग्नेय सेल किसे कहते हैं? जब द्रवित मैग्मा भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। इस प्रकार के सेल को कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने
के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अब देखो ये धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। अब आपने तो घरों में ग्रेनाइट देखा होगा, जो चमकने वाले जो पत्थर होते हैं ये ग्रेनाइट होते हैं। ये अंतर्वेदी अग्नेय सेल होते हैं। ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडे होकर ठोस बन जाते हैं। लई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब आपने देखा हो जो लई, मसाले या दानों का जो चूर्ण होता है, इसके जो अपघर्षण के लिए जो पत्थरों का यूज़ करते हैं वो ग्रेनाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेनाइट का। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अब अवसाद कैसे कहते हैं? जब सेल लुढ़कते हैं, चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ऐसे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद। तो अवसाद किसे कहते हैं? जब सेल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इस प्रकार के कणों को क्या कहते हैं? अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अब ये जो अवसाद है ये हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। अब क्या होते हैं ये सारे अवसाद? क्या होते हैं? ये दबकर और कठोर होकर ये सेल की परत बनाते हैं। सेल की परत ये कैसे बनाते हैं? अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर ये क्या बनाते हैं? सेल की परत। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं और इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो अवसादी सेल किसे कहते हैं? जब अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार के सेलों को कहते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। अब जो बलुआ पत्थर है वो किससे बनता है? रेत के दानों से। आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत सारे बलुआ पत्थर होते हैं, ये किससे बने होते हैं? रेत के दानों से। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब देखो इनमें क्या होते हैं? इन सेलों में कभी कभी पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवाणु के भी जीवाश्म होते हैं, क्योंकि मान लो वो उसी पर रह रहे हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं तो उसी के अंदर मिल जाते हैं। जैसे जीवाश्म किसे कहते हैं? सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब देखो जीव मर जाते हैं सेलों के ऊपर, उसी के अंदर दब जाते हैं और धीरे धीरे वो उसी में मिक्स हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। अब देखो अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। अब देखो जितने भी अग्नेय सेल और अवसादी सेल है किस में चेंज हो सकते हैं? कायंत्रित सेलों में। अगर हम ज़्यादा तापमान देंगे और ज़्यादा दाब देंगे तो किस में चेंज हो जाते हैं? कायंत्रित सेलों में। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी हो किस में चेंज हो जाती है? स्लेट में। और जो चूना पत्थर वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा घर के अंदर बहुत सारे चूना पत्थर होते हैं, ये सब किस में चेंज हो जाते हैं? संगमरमर में। अगर इसको हम उच्च ताप और उच्च दाब देंगे। और चिकनी मिट्टी किस में चेंज हो जाती है? स्लेट में। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो सेल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब इसका कहाँ यूज़ करते हैं हम? अगर कठोर सेल है तो हम सड़क बनाने में यूज़ कर सकते हैं, घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं और इमारत बनाने में यूज़ कर सकते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिट बिडी, स्टापू या किटकिट या 5 पत्थर गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अब देखो हम इन सब चीज़ों का खेलों में भी यूज़ करते हैं। गरम पिट्ठू खेला ही होगा आपने, ठीक है? तो ये सारे हम खेलों में भी यूज़ करते हैं। गिट्टे खेलते हैं, इन्हीं पत्थरों से बने होते हैं, सारे इन्हीं सेलों से बने होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं।
अब देखो सेल चक्र किसे कहते हैं, जब एक सेल दूसरे सेल में बदल जाता है उसे कहते हैं हम सेल चक्र। सेल चक्र किसे कहते हैं, जब एक सेल दूसरे सेल में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सेल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बन जाता है। अब हम जानते हैं जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बन जाता है। याद रखना, द्रवित मैग्मा जो ज्वालामुखी से निकलता है वो ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस अग्नि सेल। अब ठोस अग्नि सेल कितने प्रकार के होते हैं ये आप मुझे बताएं। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। अब देखो ये जो अग्नि सेल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, अवसादी सेल। क्या बनाते हैं, अवसादी सेल। अवसादी सेल कैसे बनते हैं, जब अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है और इकट्ठा हो जाता है, तो किसका निर्माण करता है, अवसादी सेल का। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नि एवं अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाते हैं। अब देखो ताप और दाब के कारण अग्नि और अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाते हैं। याद रखना, ताप उच्च ज़्यादा तापमान होना चाहिए, ज़्यादा दाब होना चाहिए। दाब किसे कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, जैसे आपने कुकर में खाना पकाया है तो उसमें प्रेशर लगता है जब तो खाना बनता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। अब देखो अगर ज़्यादा तापमान होगा तो कायंत्रित सेल, ज़्यादा तापमान के कारण जो कायंत्रित सेल होते हैं वो दोबारा द्रवित मैग्मा में बदल जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पूर्ण ठंडा होकर अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है, फिर यही द्रवित मैग्मा बाद में किसमें बदल जाता है, अग्नि सेल में। तो याद रखना ये चक्र कैसे बनता है, पहले याद रखना द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर किसमें बन जाएगा, अग्नि सेल में, फिर अग्नि सेल टूट टूट कर किस में चेंज हो जाएगा, अवसाद में, फिर ये अवसाद किस में चेंज हो जाएंगे, अवसादी सेल में, फिर अवसादी सेल में अगर उच्च तापमान और उच्च दाब देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये कायंत्रित सेल में, फिर कायंत्रित सेल में अगर हम ज़्यादा तापमान देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये द्रवित मैग्मा में। तो याद रखना ये सेल चक्र होता है। तो याद रखना ऐसे ही ये बना भी लेना कॉपी के अंदर। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अब देखो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब इनका क्या होता है कि एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। याद रखना हर सेल का एक निश्चित क्या होगा, भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे देखो अब जो खनिज है हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं, देखो कुछ खनिज हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये खनिज है और हम इसका यूज़ करते हैं। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, उद्योग में, औषधि में और उर्वरक में, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। अब देखो इनका कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये सारी इसी वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन ढंग से करके आना है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।